AVP 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। इस वर्ष भारत को आजाद हुए 75 वर्ष हो जाएंगे। ऐसे में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री ने आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अमृत महोत्सव का विशेष आयोजन स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थानों के काकोरी शहीद स्मारक, मेरठ के स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, बलिया के शहीद स्मारक तथा झांसी के किले में आजादी के स्मरणोत्सव के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लखनऊ के काकोरी शहीद स्मारक पर आयोजित होने वाले अमृत महोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित रहे। डिजिटल तरीके से इस महोत्सव को 7 जगहों पर प्रदर्शित किया गया है। अहमदाबाद में मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इसके साथ ही इस खास मौके पर प्रधानमंत्री ने एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने अभय घाट पर बापू को नमन करते हुए अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। इसके साथ गुजरात के अन्य स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर कुल 37 राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन जाने माने लोगों द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से प्रतीकात्मक दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाई गई। यह प्रतीकात्मक दांडी मार्च उस रूट पर निकाला जाएगा जिस रूट पर 91 साल पहले बापू ने दांडी मार्च निकाला था और नमक कानून तोड़ा था। आज ही के दिन भारत के राष्ट्रपिता द्वारा 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी और नमक कानून का विरोध किया गया था। ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में हुए हमले के मद्देनजर पार्टी के 6 सांसद सदस्य चुनाव आयोग से मिलने जाएंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव को देखते हुए राज्य में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान बंगाल की मुख्यमंत्री एक एक्सीडेंट का शिकार हो गयी और चोटिल हो गयी, जिसके बाद ममता ने आरोप लगाते हुए कहा कुछ लोगों ने उन्हें धक्का दिया और जबरदस्ती कार का दरवाजा बंद करने की कोशिश की, जिसके बाद ममता बनर्जी के पैर, कंधे और हाथ में चोट आई है। ममता बनर्जी के चोटिल होने के कारण उनके सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए और हमलावरों को ढूंढने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। पार्टी सदस्यों का दावा है कि टीएमसी सुप्रीमो के जीवन को लेने के लिए यह गहरी साजिश रची गई थी। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया है कि नंदीग्राम में भाजपा द्वारा पड़ोसी राज्यों से असामाजिक तत्वों को हिंसा फैलाने के लिए भेजा गया। चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति में जिम्मेदारी से दूर नहीं रह सकता। ममता बनर्जी पर हुए इस हमले के लिए चुनाव आयोग को रिपोर्ट होने के बाद भी उसने कोई एक्शन नहीं लिया है। योगी सरकार ने एक बार फिर बड़ा फैसला लेते हुए कहा 1 जनवरी 2011 के बाद से रास्तों पर या सड़कों के किनारे बने धार्मिक स्थलों को हटा दिया जाएगा, जिसके निर्देश शासन की ओर से जारी कर दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें, शासन की ओर से कहा गया है कि इन धार्मिक स्थलों को निजी स्थानों पर शिफ्ट कराया जाएगा। वहीं इसकी रिपोर्ट शासन ने 2 महीने के अंदर मांगी है। वहीं गृह विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि रास्तों या सड़क के किनारे धार्मिक स्थलों के निर्माण के लिए असंबंधित अधिकारियों द्वारा किसी भी तरह की अनुमति न दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में यह निर्देश शासन की ओर से जारी किए गए हैं। प्रदेश के सभी फील्ड के ऑफिसरों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि यदि कोई भी धार्मिक स्थल 1 जनवरी 2011 से पहले बनाया गया है तो उसे योजना बनाकर संबंधित धार्मिक स्थल के अनुयायियों या इसके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित निजी भूमि जो संबंधित के समुदाय की होगी पर 6 महीने के भीतर स्थानांतरित कर दिया जाए या उसे हटा दिया जाए। इसका अनुपालन आख्या भी शासन को भेजी जाए। वहीं आगे प्रवक्ता ने बताया कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। शासन की ओर से यह भी निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी योजना बनाई जाए जिसमें सार्वजनिक रास्तों पर धार्मिक गतिविधियों के कारण यातायात या जनता के आवागमन में कोई बाधा न पैदा हो। आजादी के 75 साल के 75 सप्ताह तक चलने वाले देशभक्ति कार्यक्रम का सिलसिला आज कनॉट प्लेस से शुरू हो रहा है। इस कार्यक्रम में पहले दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल रहे। इस साल भारत अपनी आजादी के 75 साल पूरे कर रहा है। इस खास अवसर पर भारत में हर्ष और उल्लास का माहौल नजर आने लगा है। इसी कड़ी में 75 सप्ताह तक चलने वाले देशभक्ति कार्यक्रम प्रारंभ हो गए हैं। दिल्ली सेलिब्रिटी फ्रीडम @ 75 कार्यक्रम के तहत
75 हफ्तों में दिल्ली समेत पूरे देश में देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। सरकार के अनुसार आम लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई जाएगी। आयोजन के पहले दिन अपने संदेश में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने देशवासियों को बधाई दी और अपील करते हुए कहा, सब मिलकर अपने स्वतंत्रता सेनानियों और अमर शहीदों के सपनों का भारत बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने प्रभु श्री राम के रामराज की अवधारणा को सार्थक करता हुआ भारत बनाने की बात भी कही। सेंट्रल पार्क में शुक्रवार शाम से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाएगा। इस दौरान यूफोरिया द्वारा लाइव कॉन्सर्ट की प्रस्तुति दी जाएगी। देशभक्ति से परिपूर्ण नुक्कड़ नाटक के साथ साथ विभिन्न प्रस्तुतियां की जाएंगी। कनॉट प्लेस के सभी प्रवेश द्वारों पर 500 मीटर की दूरी पर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आज क्वाड देशों यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुखों के बीच हुई वर्चुअल बैठक, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी बनाने के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा दी। आपको बता दें, क्वाड देशों की यह बैठक समकालीन चुनौतियों जैसे लचीला आपूर्ति श्रृंखला, उभरती और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, समुद्री सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान किया है। वहीं इस बैठक में पीएम मोदी के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन के बीच साझा हितों वाले क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की है। इस दौरान कोरोना महामारी का मुकाबला करने और भारत प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित, सामान एवं सस्ते टीके की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर सहयोग पर भी चर्चा हुई है। वहीं आपको बता दें, बैठक के दौरान चीनी उत्पादों पर निर्भरता कम करने की मंशा पर भी चर्चा होगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन दुनिया में 60% दुर्लभ धातुओं का उत्पादन करता है और बाजार पर इसका कब्जा है, जो दुनिया के लिए आपूर्ति की चिंताओं को बढ़ाता है। क्वाड देशों की इस वार्ता का उद्देश्य नई उत्पादन तकनीकों और विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण में सहयोग कर इसका मुकाबला करना है। पश्चिम बंगाल की ज्वलंत राजनीति के बीच में संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, वहां तहलका मचाने के लिए रणभूमि में उतरने की पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा ने 12 मार्च से 3 दिन का यह कार्यक्रम भी जारी कर दिया है, जिसमें बैठक से लेकर पंचायत तक शामिल भाजपा और उसके सहयोगी दलों को वोट न देने की अपील करेंगे। इसके साथ ही किसानों ने दिल्ली की सीमाओं से वापस नहीं आने की अपील भी की जा रही है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रधान बलवीर सिंह राजेवाल ने बताया कि बंगाल सहित 5 राज्यों में किसान जत्थेबंदियां की जाएंगी, जहां मतदाता से आग्रह करेंगी कि वे भाजपा को छोड़कर अन्य किसी राजनीतिक दल को मतदान करें। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर किसान जत्थेबंदियां कृषि कानूनों की प्रतियां वितरित कर उसके नुकसान को बताएंगी। प्रत्येक जत्थेबंदियां बंगाल में रोज 3 से 4 रैलियां करेंगी। प्रत्येक जत्थेबंदी हर जिले में 12 रैलियां करेंगी। वहीं आपको बता दें, टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के आगामी कार्यक्रमों की घोषणा भी कर दी गई है, जिसके अनुसार किसान नेता 12 मार्च को पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा का विरोध करेंगे। 23 मार्च को शहीद भगत सिंह का शहीदी दिवस मनाया जाएगा, जिसमें युवाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली के बॉर्डरों पर पहुंचने की अपील की गई है। 26 मार्च को आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर भारत बंद किया जाएगा। इसके अलावा 28 मार्च को होली के त्योहार पर तीनों कृषि कानून की प्रतियां जलाई जाएंगी। इधर रेवाड़ी के खेड़ा बॉर्डर पर वीरवार को राजस्थान के भरतपुर व जोधपुर से 100 से अधिक किसानों का दल धरना स्थल पर पहुंचा है। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा का वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए कहा, बजट में गौशालाओं और गरीब लोगों के लिए बिजली सस्ती करने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही हरियाणा रोडवेज के बेड़ों में बसों की संख्या बढ़ेगी। आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा का वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया है, जो कि देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित है। हमें भारत के वैज्ञानिकों पर गर्व है, जिन्होंने कोविड से बचाव की वैक्सीन तैयार की है। हरियाणा राहत कोष में उदार दान के लिए मैं हर
वर्ग के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि पूंजी निवेश के माध्यम से हरियाणा की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है। हमने 5080 गांवों में 24 घंटे बिजली दी है। 2021 में बाकी गांवों में भी इसका विस्तार होगा। बजट में किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस होगा। स्वास्थ्य, कृषि व बुनियादी ढांचे की पहचान प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में की गई है। फ्रेमवर्क रिजर्व फंड बनेगा। वहीं सीएम ने कहा, बजट हरियाणा को तेजी से विकास पथ पर ले जाने वाला होगा। 5080 गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। आगे अन्य गांवों को भी इस योजना में शामिल करेंगे। सीएम ने कहा कि पूंजी निवेश के माध्यम से अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना बजट का मुख्य उद्देश्य है। वहीं आपको बता दें, हरियाणा में कोरोना राहत कोष का गठन किया गया है। आपको बता दें, पिछले बजट में भिवानी, जींद, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में 4 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई थी। प्रत्येक जिले में पैथोलॉजी लैब, MRI, प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड का प्रावधान है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शनिवार को आयोजित की जाएगी। इस बैठक में चुनावी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए अलग अलग राज्यों में जनता संबोधन कर रही है। सारे दिग्गज नेता जनता को लुभाने के लिए और उनके मन में जगह बनाने के लिए वादों की बौछार कर रहे हैं। वहीं विपक्षी पार्टियों पर शब्दों के बाण चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें, इस महीने के अंत से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वो राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और इसके नतीजे 2 मई को आएंगे। भाजपा पश्चिम बंगाल समेत चुनावी राज्यों में अपनी सत्ता बनाने के लिए सभी नेता चुनावी रणभूमि में उतर चुके हैं। चुनावी राज्यों में रैलियों को संबोधित करने के साथ साथ रोड शो भी किया जा रहा है। ऐसे में भाजपा उम्मीदवारों को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है। इस बीच भाजपा के उम्मीदवारों के नाम पर विचार के लिए एक बार फिर भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति बैठक का आयोजन कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। चुनाव आयोग द्वारा इन सभी 5 विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की तिथि का ऐलान हो चुका है। इसके अनुसार पश्चिम बंगाल में 8, असम में 3 चरणों में मतदान होगा। वहीं तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक ही चरण में मतदान कराया जाना है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान 27 मार्च और आखिरी चरण के लिए 29 अप्रैल को होगा। असम में 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होगी, जबकि 6 अप्रैल को अंतिम चरण की वोटिंग होगी। वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जिनके नतीजे 2 मई को आएंगे। आज भारत में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में भारी उछाल देखा गया है। कल के आए मामलों का भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए आज भारत में 23,285 मामले सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते हुए मामले चिंताजनक स्थिति की दस्तक दे रहे हैं। बढ़ते हुए मामलों से एक बार फिर से सरकार की चिंता बढ़ गई है, तो वहीं लॉकडाउन की आशंकाएं भी बढ़ने लगी हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का जगह जगह पर उल्लंघन हो रहा है। बढ़ते हुए संकट से एक बार फिर से लॉकडाउन लगने के आसार नजर आ रहे हैं और सरकार के लिए चिंता बढ़ गई है। देश की डगमगाती हुई अर्थव्यवस्था में लॉकडाउन की स्थिति काफी घातक साबित हो सकती है, क्योंकि इससे व्यापार पर और भी असर पड़ेगा। पिछले वर्ष इसी महीने में पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था। एक बार फिर से बढ़ते हुए खतरे के कारण पूर्ण लॉकडाउन लगने के आसार नजर आने लगे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले महीनों के मुकाबले कल मामलों में भारी उछाल देखा गया था, तो आज फिर जबरदस्त बढ़ोतरी के साथ संक्रमण की संख्या सामने आई है। 117 लोगों की मृत्यु इस महामारी के कारण हो गई है, जिसके बाद मरने वालों की संख्या लगभग 1,58,000 के पार पहुंच गई है। 15,175 लोगों के रिकवर होने के बाद स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,95,03,000 के पार है। इस महामारी से संक्रमित होने वालों की संख्या लगभग 1,13,08,800 के पार है। इस समय एक्टिव केसों की संख्या 1,97,237 है और अब तक 2,61,64,920 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। म्यांमार में 1 फरवरी को हुए तख्तापलट के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें अभी तक
50 से अधिक प्रदर्शनकारियों की जान जा चुकी है। म्यांमार में विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदर्शनकारी लगातार अपने नेता की रिहाई की मांग और देश में लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे हैं। म्यांमार के दो बड़े शहर यंगून और मांडले में विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सेना द्वारा प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बल का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें गोली लगने से अब तक कई प्रदर्शनकारियों की जान जा चुकी है। तो वहीं सरकार आंसू गैस के गोले दागने के साथ साथ प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार भी कर रही है। सेना द्वारा इस तरह से बल प्रयोग किए जाने पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। इस क्रम में अमेरिका की विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, अमेरिका प्रदर्शनकारियों पर हमले की निंदा करता है और अधिक हिंसा होने पर कार्यवाही करेगा। विरोध प्रदर्शन को रोकने के नाम पर सेना ने देश भर में भीड़ पर गोलीबारी की। प्रदर्शनकारियों पर सरकार द्वारा इस तरह से कार्रवाई किए जाने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपील करते हुए कहा, इस तरह की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए। प्रदर्शनकारियों पर बढ़ रहे अत्याचार के साथ साथ नेता आंग सान सू की पर एक और आरोप लगाया गया है। सेना के अनुसार आंग सान सू की ने अवैध तरीके से $6 लाख यानी लगभग 4 करोड़ 36 लाख और 11 किलो सोना जमा किया है।